नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी जयपुर से आपके लिए फिर एक जबरदस्त क्लास लेके आ रहा हूं। दिल्ली पुलिस के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन प्रयास आदर्श एकेडमी का। हर बच्चा कहता है सर मेरे जीके में कम स्कोर आता है, और हमारा इस बार प्लान है कि आपके 35 नंबर कम से कम एग्जाम में। हमने जो क्लासें लगातार यूट्यूब पे डाल रहे, इतनी किफायती क्लासें हैं कि आपके हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन सारी क्लासों को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। एक और क्लास लेके आ रहा हूं करंट से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा था करंट के मैं सिर्फ 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, और गारंटी है मेरी इस 500 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे इन्हीं क्वेश्चनों में से होंगे। तो आप जरूर ये क्लासें लें, साथी लोगों को शेयर करें। आपका प्यार प्रेम हमें मिलता रहे, और ऊर्जा मिलेगी, और अच्छा काम करेंगे। इस बार दिल्ली पुलिस के पार एक ही मोटो आपका और हमारा। चलो मैं अगली क्लास लेके चलता हूं। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 66 से शुरुआत करेंगे अपन आज। अब 66 नंबर, वर्तमान में पद एवं पदाधिकारी संबंधित ग्रुपों में युग्मों में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे पूछती है गलत युग्म वाला। तो कई चीजों को मैंने जोड़ा है। क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ उपाध्यक्ष पूछ ले, लेकिन मैंने ऑप्शन वाइज बनाया कि आपके और भी साथ में क्वेश्चन तैयार हुए। इंपोर्टेंट डाटा है। उपाध्यक्ष, नीति आयोग, तो नीति आयोग आपको पता है 2015 से शुरुआत हुई है। किसकी जगह? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग जिसमें हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। आखिरी पंचवर्षीय योजना 12 से 17, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 2015 में क्या आ गया था? नीति आयोग। इसका अध्यक्ष होता है पीएम। अब पीएम कौन है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। इसकी उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। बिल्कुल सही बात है, ये बात है। उपाध्यक्ष याद रखना, नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी। बिल्कुल सही उत्तर है, बात सही है। अच्छा, सीओ पूछ ले तो सुब्रमण्यम इसका सीओ है, वो भी याद रखना। सुब्रमण्यम इसका सीओ है नीति आयोग। अब भाई ओबीसी अध्यक्ष आयोग। ओबीसी अभी आपको पता है थोड़ा सा संसद में उछला भी है मामला। दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा में मुद्दा उछला है ओबीसी आयोग। तो याद रखना विवेक राम चौधरी, ये गलत है। या विवेक राम चौधरी नहीं है, हंसराज जो है, हंसराज अहीर, वो आपको याद रखना है। हंसराज गंगाराम अहीर जो है वो इसका ओबीसी आयोग का अध्यक्ष है। हंसराज गंगाराम अहीर, ये गलत बात है। विवेक राम चौधरी तो अगर मैं आपको बताऊं तो वायुसेना चीफ है। भी वायुसेना का जो चीफ है वो बिल्कुल सही बात है, विवेक राम चौधरी है। विवेक राम चौधरी वायुसेना चीफ है, तो ये बात गलत है। उत्तर यही मिल गया, लेकिन आगे वाला देख लें। इसरो बिल्कुल सही है। एस सोमनाथ, याद रखना चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था। याद हो तो डेट आप कमेंट करिएगा, कितनी जुलाई को हुआ था और कितनी अगस्त को पहुंचा था चंद्रयान 3। कौन से ध्रुव पे पहुंचा था? दक्षिण ध्रुव पे पहुंचा था सर। डीआरडीओ, याद रखना डीआरडीओ। हाँ भाई, समीर वी कामंत, याद रखना समीर वी कामंत, ये डीआरडीओ का है। तो ये सारे इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है समीर वी कामंत। अगला दोस्तों, जैसे कई बार देखो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं बच्चा आपको याद कैसे हो कोई बात, तो याद करने का मैंने आपको बताया था बच्चा कैसे याद करे। किसी भी चीज को अपनी भाषा में तोड़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे विवेक राम चौधरी याद करना है, वायुसेना चीफ है भी, एयर चीफ मार्शल। तो आप याद कैसे कर सकते हो भाई साहब? एयर चीफ मार्शल, ऊपर आपको वायुसेना दिमाग में आ गया, एयरक्राफ्ट ऊपर आकाश में उड़ते हैं। और कई बार आपको पता है जो वायुसेना के जो ऑफिसर्स होते हैं, कमांडो होते हैं, उनको भाई साहब जमीन में कूदना पड़ता है। अच्छा, कूदने के लिए जरूरी है विवेक होना। क्या होना भाई? विवेक। और दूसरी बात, विवेक तो है ही है, किसका नाम लेके कूदेगा? राम का नाम। तो इतनी बात अगर दिमाग में आपके सेट होगी ना, विवेक राम, आपको परमानेंट याद रह जाएगा विवेक राम। जैसे हरि है, हरि कुमार जो है वो किसका है? जल सेना का है। अब हरि से भगवान विष्णु याद आते हैं, और भगवान विष्णु कहां? बिल्कुल सही बात है, जल में आपको तस्वीर मिल जाएगी। तो हरि तो थे वो, तो हरि कुमार कहां किसका हो गया? जल सेना हो गया अपना। यानी जल सेना की बात करें हरि कुमार, वायुसेना की बात करें तो विवेक राम चौधरी, और थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे। फौजी होता है मनमोजी, मनमोजी मतलब मनोज। और तीनों पे जो सर्वश्री है सीडीएस, वो कौन है भी? तो आपको बताना सीडीएस कौन है, कमेंट करके आप मुझे बताओगे। इस बिपिन रावत जी पहले थे, अब सीडीएस कौन है? और तीनों सेनाओं का सर्वोपरि कौन है? हमारे राष्ट्रपति जी। तो आपको सीडीएस बताना है, कौन है बी सीडीएस, वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे। अगला, आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर भारत सरकार ने किस गार्डन का नाम बदल कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया। कौन सा गार्डन ऐसा है जिसका नाम
अमृत गार्डन कर दिया गया है। फारस उद्यान, लुटियंस गार्डन, मुगल गार्डन, चारबाग। मुगल गार्डन, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली, उसमें एक गार्डन था जिसका नाम था मुगल गार्डन। इस मुगल गार्डन का दोस्तों नाम जो है आजादी महोत्सव पर इसका नाम क्या कर दिया, अमृत उद्यान कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अमृत उद्यान, कि अमृत उद्यान किसका नाम कर दिया, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन कहां है, मुगल गार्डन हमारे राष्ट्रपति भवन में है। राष्ट्रपति भवन कहां है, रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय, संयुक्त महासंघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो सबसे पहली बात तो देखो, इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है 2018 में भारत ने पेश की थी कि साहब अनाज पोषक अनाज वर्ष घोषित होना चाहिए। इस रिपोर्ट को यूएनओ ने एक्सेप्ट किया और 2023 को अब भाई क्या कर दिया, पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। और इसकी जो वो है अध्यक्षता, वो किसको दी है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता दी है भारत को दी है। तो ये गौरव वाली बात भी है कि भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है अनाज पोषक वर्ष 2023, अनाज पोषक वर्ष 2023। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को अधिसूचित किया है। अब दोस्तों, हमारी शिक्षा नीति कब लगी है, 2020 में। याद रखना, शिक्षा नीति कब लगी, 2020 में। शिक्षा नीति लागू है 2020 में। इस शिक्षा नीति से जो लगाया, इसके प्रभाव, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, इसको, इसका नियमांकन, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक हमारे पास अधिसूचित जो राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है, तो एक परख नाम से ये चीज बनाएगी। इस परख का जो काम है वो यही है कि हमारी जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसकी जो रिपोर्ट वो कैसी है, उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। तो किस नाम से, परख। तो परख बहुत जरूरी है साहब, आपको भी पता है परख होना जरूरी है। बहुत अच्छी पहल है कि हमने परख के तहत ये तय करेंगे कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके क्या, उसके प्रभाव क्या है, कितना फर्क पड़ा है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए हमने जो किया है वो परख शुरू किया है। तो परख याद रखना, परख किससे संबंधित है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधित है और इसका मूल्यांकन नियमांक है ये किस नाम से है, परख नाम से है दोस्तों। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर G20 टास्क फोर्स। अब ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया, G20 टास्क फोर्स का संबंध किससे है, डिजिटल सार्वजनिक। हमारा जो डिजिटल है उसको और मजबूत, डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको और मजबूत करने के लिए हमने कौन सी टास्क, G20 टास्क फोर्स। तो याद रखना, या G20 जो है ये टास्क फोर्स है, किससे संबंधित है, डिजिटल अवसंरचना से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो ये है। सह अध्यक्षता, हमें G20 शेरपा अमिताभ कांत, ये सबको पता है। और इंफोसिस, इंफोसिस आपको पता है एक आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है इंफोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफोसिस के अध्यक्ष, तो इंफोसिस के अध्यक्ष है नंदन नीलकणी। नंदन नीलकणी जो है वो क्या है, इंफोसिस के अध्यक्ष हैं। तो अमिताभ कांत और इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलकणी को जो है सह अध्यक्षता मिली है G20, ठीक है, G20 के तहत। किसके लिए, G20 टास्क फोर्स। G20 टास्क फोर्स का काम क्या होगा, डिजिटल अवसंरचना जो हमारी है उस पर डिस्कशन होगा। हमारी जो डिजिटल अवसंरचना है उसकी मजबूती की बात होगी। तो G20 जो है G20 टास्क फोर्स है वो किससे संबंधित है, डिजिटल अवसंरचना से संबंधित है। और इसके अध्यक्षता अमिताभ कांत, GBS के अध्यक्षता तो अमिताभ कांत के पास है ही है। साथ में इंफोसिस का जो अध्यक्ष है वो कौन है, नंदन नीलकणी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और आपको तैयार करना है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
भारतीय नौसेना ने, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की किस पांचवी सबमरीन, सबमरीन सब जानते हो सबमरीन क्या होता है, अपने बेड़े में शामिल किया है? तो मैं आपको बताऊं 2017 से 2023 तक 6 जो सबमरीन देने की बात थी, कितनी सबमरीन? 6 सबमरीन। तो पांचवी कौन सी थी? तो पांचवी थी वागीर, और छठी कौन सी है? वागसीर। पांचवी थी वागीर, छठी है वागसीर। इससे पहले खंडेरी, वेला, करंज, ये सब सबमरीन इन 6 में से यही है। तो आप ध्यान रखना, पांचवी कौन सी थी? वागीर थी। छठी पूछ रहे तो वागसीर थी। तो ये सबमरीन है और ये आपको याद रखना है। पांचवी है वागीर, छठी थी वागसीर, जो 2023 में फ्रांस के साथ जो मजगांव हमारा महाराष्ट्र मजगांव, वहां ये तैयार हुई है। कितनी सबमरीन? 6 सबमरीन। कितनी सबमरीन देनी थी? 6 सबमरीन देनी थी। प्रोजेक्ट 75, कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट 75 के तहत हमें 6 सबमरीन देनी थी, जो कि हमें 6 की 6 तैयार हो गई। छठी है वागसीर, पांचवी है जो है वागीर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना को मिली है सबमरीन, मिली है। कितनी सबमरीन है? 6 सबमरीन है, जिनमें पांचवी वागीर, छठी वागसीर। कौन से प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 75 के तहत। किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ हमने इसको डेवलप किया है। और कहा? मजगांव। मजगांव कहां है? महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है और इससे रिलेटेड आंकड़े भी आपको तैयार करने हैं। हाँ भाई, अगला 72 टेक स्टार्टअप फ्रॉम आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन, 5G सक्षम ड्रोन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, 5G सक्षम ड्रोन। हाँ भाई, ये किस लिए? रक्षा, चिकित्सा, ठीक है कि नहीं, इससे रिलेटेड है ये। और ये जो है ये 10 kg वजन लेके चल सकता है साहब, ये इतना अच्छा है। तो रक्षा में, चिकित्सा में इनमें बहुत काम में आने वाला है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम है स्काई हुक। स्काई हुक नाम दिया गया है, याद रखना। स्काई हुक एक ड्रोन है जिसकी क्षमता है 10 kg वजन उठा के चल सकता है। रक्षा में, चिकित्सा में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होने वाला है। ये एक ड्रोन है, 5G सक्षम ड्रोन है। कौन सी? फ्रॉम आईजी ड्रोन द्वारा ये हमें मिला है, साहब विकसित किया है। आईजी ड्रोन द्वारा ये विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला, बेहद दुर्लभ नोबेल हेलेन, ये भी करंट का अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई क्या है? बेहद दुर्लभ नोबेल हेलेन, पेपिलियो नोबेली तितली का नाम है नोबेल हेलेन। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है? तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? हमारे अरुणाचल का एक राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। याद रखना, नामदफा याद ऐसे रखना। अरुणाचल का पुराना नाम नेफे है, नेफा। तो उसी से याद रखना, नेफा से आप नामदफा याद रखना। अरुणाचल का याद भी है, नेशनल पार्क है अरुणाचल का नामदफा। तो उसी नामदफा में ये विशेष प्रकार की जो तितली मिली है, नाम है नोबेल हेलेन। ये विशेष राष्ट्रीय जो उद्यान हमारा कौन सा है भाई? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद है एमपी का है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कर्नाटक का है, ये भी याद रखना। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है झारखंड का बेतला। तो ये झारखंड, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको याद भी होंगे, तो याद रखने भी होते हैं। आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके लिए। 15 जनवरी 2023 को भारतीय मौसम विभाग ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आप बताओगे कौन सा है स्थापना दिवस है भाई? ये मिसप्रिंट है, यहाँ दिवस मनाया है कब? 15 जनवरी को। तो ये याद रखना, 15 जनवरी को हमारा भारतीय मौसम विभाग, हाँ भाई 15 जनवरी। 15वां, 148वां, 154वां, 135वां। तो मैं आपको 148 कौन सा दोस्तों? 148वां। तो 148वां मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है कि नहीं भाई? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ इसका? तो अब नई दिल्ली में। सबसे पहले कोलकाता में शुरुआत हुई थी मौसम विभाग की, लेकिन अब अभी नई दिल्ली में है इसका जो है ऑफिस, जो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय मौसम विभाग का। और जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जेनेवा में है। ये आपको याद है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना। WTO, WMO दोनों ही जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। और भारतीय मौसम विभाग का है, दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कौन सा बनाया गया था? 148वां दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो,
किस राज्य ने जग मिशन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस राज्य ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, अब ये यूएनओ की एक यूनिट है जो ये अवार्ड देती है, ये हमारे उड़ीसा राज्य को मिला है साहब, उड़ीसा राज्य, कौन सा राज्य को मिला है, उड़ीसा राज्य को मिला है। नवीन पटनायक जहां के सीएम है उड़ीसा के, उनको ये राज्य मिला है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है झुग्गी झोपड़ियां हटाना, झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त राज्य, तो ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य को मिला है। कौन सा है, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, किस राज्य को मिला है, उड़ीसा को मिला है। उद्देश्य क्या है, झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त राज्य, ये टारगेट है, तो ये उड़ीसा राज्य है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना जग मिशन 5T जग मिशन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां, किस राज्य में, इंदौर, या किस शहर में, इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो दिवस सम्मेलन है आयोजन किया गया, किस दिवस को किया गया, तो हमें एक घटना याद होनी चाहिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे, उसी डेट को हमने प्रवासी के लिए चुना 9 जनवरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है, क्योंकि इस दिवस को महात्मा गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी टारगेट की गई। थोड़ी हिस्टोरिकल डेट है तो इसलिए पूछा भी जा सकता है। अच्छा, कहां आयोजित किया, इंदौर में किया गया, एमपी में क्या किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किया गया, उसका आयोजन हुआ था, वो 9 जनवरी को हुआ था। क्यों हुआ था उसका लॉजिक मैंने आपको बताया। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विवेकानंद जी से रिलेटेड है 12 जनवरी, तो इसलिए युवा दिवस कब बनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी की मैं बात करूं तो 15 थल सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी आप कमेंट करके मुझे बताओगे 24 जनवरी कौन सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 24 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से लड़कियों से रिलेटेड है, तो आप हिंट मार के बताना मुझे कमेंट करके कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष योजना, सबसे पहले तो सहर्ष योजना किससे संबंधित है, तो याद रखना शिक्षा से संबंधित है। किस राज्य ने शुरू किया है, तो माणिक शाह कहां का है, त्रिपुरा का सीएम है माणिक शाह, याद रखना भाजपा की गवर्नमेंट है, माणिक शाह। एक तो आपको पता है अमित शाह, दूसरा माणिक शाह, त्रिपुरा में भी भाजपा की सरकार बना दी और यहाँ का सीएम है माणिक शाह। तो इस त्रिपुरा में कौन सी योजना, सहर्ष योजना, कौन सी योजना, सहर्ष योजना। तो याद रखना शिक्षा संबंधित है, सहर्ष योजना कहां की है दोस्तों, त्रिपुरा की है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन 78 नंबर पर बात करूं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखने हेतु SGVN लिमिटेड द्वारा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत योजना, सुन्नी बांध तो ज्योग्राफिकल है, आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, ये भारत है, ये लद्दाख है, लद्दाख के नीचे हमारा हिमाचल आता है, ये हमारा इधर फिर जम्मू आ गया, फिर ये आपका पंजाब आ जाता है, ये हमारा ये आता है। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो हिमाचल है, हिमाचल में एक दर्रा है सिपकल्ला दर्रा, हमने पढ़ा है सिपकल्ला दर्रा से। सिपकल्ला दर्रा इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी दोस्तों, सतलज नदी। इस सतलज नदी जब आगे चलती है तो इस पे बनाया गया है कौन सा बांध है, सुन्नी बांध जल विद्युत योजना। एक और पहले से बनी हुई है नाथपा झांकरी, 2 जल परियोजना होगी हिमाचल में, दोनों ही किस पे है, सतलज नदी पे है। तो याद रखना नाथपा झांकरी और उसी के साथ कौन सी भाई, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, दोनों ही कहां है, HP हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश के। तो याद रखना कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। किस नदी पे है, कौन सी, सुन्नी बांध परियोजना, और दूसरी एक मैंने बताया नाथपा झांकरी परियोजना, दोनों ही किस पे है, सतलज पे। आगे चल के आपको पता होगा कौन सा सबसे ऊंचा बांध जो भारत का है कौन सा है, तो आप मुझे कमेंट करोगे कौन सा नांगल, वो आप मुझे बताओगे कौन सा नांगल है। आगे जाके सतलज जब आगे यहाँ पहुंचती है तो भारत की सबसे बड़ी कौन सी इंदिरा गांधी नहर भी किस नदी से, व्यास और सतलज, इसका भी कमेंट करोगे किस जगह से हमारी इंदिरा गांधी नहर निकलती है,
दो नदियां मिलती है, व्यास और सतलज। इसका नाम भी आपको मुझे बताओगे कौन सी जगह है जहां से इंदिरा गांधी विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना निकली हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करोगे, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन करना। युवा महोत्सव की बात हो रही है। हाँ भाई दोस्तों, देखना दोस्तों, युवा महोत्सव एक दूसरा है G20 के साथ Y20 यूथ 20 भी आयोजन हुआ है। पहली बार यूथ 20 आयोजन हुआ है। इसकी पहली बैठक कहां हुई थी? ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कमेंट कर दो, असम की कोई जगह है, असम की सबसे अच्छी जगह सबको पता है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करोगे आप। असम की कौन सी सबसे अच्छी जगह है? Y20 यानी यूथ 20 की पहली बैठक G20 के तहत कहां हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीधा एग्जाम में पूछेगा, देखना आप। युवा बहुत जरूरी है, आप युवा हो, आप ही तैयारी कर रहे हो, भारत में युवाओं का देश है, आपको पता है। तो Y20 की पहली बैठक कहां हुई थी? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूथ 20 की युवा 20 सम्मेलन की पहली बैठक कहां हुई थी? असम की कौन सी जगह हुई थी? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन की बात करें, हाँ भाई, युवा महोत्सव की बात है तो युवा महोत्सव, हुबली और धारवाड़ दो जिले हैं, हुबली और धारवाड़ दो जिले हैं, कर्नाटक के दो जिले हैं, हुबली और धारवाड़। धारवाड़ तो आपको जानते हैं, ऐसकों के लिए जाना जाता है धारवाड़। हुबली आपको पता है, हुबली रेलवे स्टेशन है, हुबली हमारा जोन भी है कर्नाटक का, हुबली। तो ये कौन सा, इसकी थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। 100% सत्य बात है। भारत का अगर युवा विकसित हो गया, भारत अपने आप युवा विकसित हो गया, क्योंकि भारत वो देश है जो युवाओं का देश कहलाता है, यहाँ युवा शक्ति है। लेकिन मेरे भारत की युवा शक्ति तो अभी मोबाइल की रील चलाने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर युवाओं को सही दिशा मिल गई तो भारत को सोने की चिड़िया, या भारत को वो स्थान जो हम हर भारतवासी चाहता है कि भारत का हर देशों के नंबर 1, हर जगह नंबर 1 आए। भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसा कल्चर कहीं नहीं है दुनिया में, लेकिन हम फिर भी नंबर 1 नहीं है। हर मामले में हमारी पिछड़ी हुई है हालत, क्योंकि हमारा युवा सही दिशा में नहीं है। और हमारा युवा सही दिशा में जिस दिन आ गया, भारत सोने की चिड़िया नहीं, पूरे विश्व में प्रचंड रहेगा। नो डाउट आज भारत ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। पिछले 10 सालों में भारत ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, दुनिया को अपना पावर दिखाया है, चाहे वो सैन्य में हो, चाहे वो हर मामले में देखो, भारत का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आज विश्व भर में आर्थिक मंदी आ गई, लेकिन भारत अकेली एक ऐसी जगह है जिसकी जीडीपी में ग्रोथ रेट देखी गई, और बड़े बड़े देश आज यहाँ भारत में निवेश कर रहे हैं। बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, विकसित युवा विकसित भारत, इसका आंसर होगा सी। और Y20 का आप मुझे कमेंट करोगे, असम में कौन सी जगह है वो आप मुझे कमेंट करोगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? दिए गए पुरस्कारों और उनके क्षेत्र। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, पुरस्कार और क्षेत्र से रिलेटेड, कि कौन सा पुरस्कार किससे मैच कर रहा है। तो हाँ भाई, सुमिलित कीजिए साहब। तो प्रिज्जर जो प्रिज्जकर पुरस्कार है वो वास्तुकला में दिया जाता है, और आपको चिपरफील्ड 2023 का जो है, चिपरफील्ड नाम के व्यक्ति को जो प्रिज्जकर अवार्ड मिला है। भारत में प्रिज्जकर अवार्ड जीता हुआ आदमी था बालाकृष्ण दोषी, गुजरात के, जिनका अभी निर्धन हो गया और उनको पद्म विभूषण भी मिला था। याद रखना, वास्तुकला में दिया जाता है। एबल पुरस्कार, अब एबल पुरस्कार किसमें? गणित में दिया जाता है एबल पुरस्कार। याद रखना, एबल पुरस्कार है वो किसमें? कैप्री नाम से कोई व्यक्ति है जिसको एबल पुरस्कार मिला है। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर में दिया जाता है दोस्तों। मार्कोनी पुरस्कार कहां दिया जाता है? कंप्यूटर का एक अवार्ड होता है मार्कोनी। हाँ भाई, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में। याद रखना आपको, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। तो ये आपने मैच कर लिए। आज के 15 क्वेश्चन समाप्त हो गए। मैंने आपको कहा दोस्तों 500 क्वेश्चन करवाऊंगा कभी, अब थोड़े क्वेश्चन की ज्यादा बढ़ाएंगे। ये वो क्वेश्चन है मेरे भाइयों दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे। अब देखो, आप चाहते हो कि मतलब याद हो जाए, याद होने के लिए आपको इनको नोट भी करना पड़ेगा, और इनको अपनी भाषा में तोड़िए, आप अपनी भाषा में तोड़िए। अब जैसे एक नाम है, ये नाम और ये नाम कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा इनको जब दोनों में कंपेयर करोगे तो आप पक्का याद कर पाओगे। याद जरूर करें। मैं फिर कहता हूं, ये वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, 100% एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल सीधे के सीधे। आप खुद देख लीजिए, सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए गए हैं। आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम आप खुद भी कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, अपने साथियों को बताएं, और हमारा आप थोड़ा सा अगर साथ दोगे, हमें आप मोटिवेट करोगे, फायदा आपको ही है दोस्तों।
तो आज की क्लास में यही खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।